मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। और आज प्यारे बच्चों, आप लोगों का जो सेंटअप परीक्षा है, जो माफ़ कीजिएगा सेंटअप नहीं, जो छमाही परीक्षा है, हाफ ईयरली परीक्षा, वो प्यारे बच्चों आज समाप्त हो गया। और आज आप लोगों का अंतिम विषय गणित और इंग्लिश था। ठीक है ना। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का ये दोनों पेपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया होगा। ठीक है ना। आज हम लोग प्यारे बच्चों साइंस सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए, साइंस जैसे कि आपको पता है कि ये चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है, तो प्यारे बच्चों इसका क्वेश्चन आंसर रह गया था, वो हम लोग करवाने वाले हैं आज। ठीक है ना। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि क्लास 10th फिजिक्स बच्चों लिखा गया है, और मानव नेत्र जो चैप्टर है इसका हम लोग आज क्या करने वाले हैं बताइए। तो आज हम लोग इसका क्वेश्चन एंड आंसर लगाने वाले हैं। क्या लगाने वाले हैं? क्वेश्चन एंड आंसर लगाने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लोग लाइव सेशन में जुड़ जाएंगे बहुत स्पीड में। सबसे पहले बच्चों, गणेश जी का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। श्री गणेशाय नमः, सब लोग आशीर्वाद ले लीजिए। उसके बाद प्यारे बच्चों, मोटिवेशन है हमारा कि आत्मविश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। यानी जो हम खुद के ऊपर भरोसा करते हैं, जो खुद के ऊपर विश्वास करते हैं, वही सफलता की सबसे बड़ी सीढ़ी है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला सवाल है आप लोगों से सबसे पहला सवाल है कि आप लोग कैसे हैं। पहले कमेंट बॉक्स में लिखिए बच्चों कि आप लोग कैसे हैं। बहुत स्पीड में कमेंट बॉक्स में तेजी में लिखेंगे मेरे सभी प्यारे बच्चे। ठीक है ना। मेरे साथ जुड़ चुके हैं रोशन कुमार जी, निशा सिंह हैं, सुहानी हैं, क्या नाम है, अभिषेक है, डॉक्टर बादल कुमार जी हैं, सूरज हैं, इमरान हैं, हिमांशु हैं, ढेर सारे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। पहले बताओ आप लोग कैसे हो, बहुत स्पीड में। ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में सब लोग लिखिए आप लोग कैसे हैं। ठीक है सर, बहुत अच्छे हैं गुरुजी, बढ़िया है गुरुजी। ठीक है ना। चलिए, सबका अच्छा होना बहुत जरूरी है, सबका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। चलिए, तो प्यारे बच्चों उसके बाद है ना, बढ़िया है सब लोग मस्त हैं, सब लोग अच्छे हैं। अब प्यारे बच्चों एक बार जल्दी से आप लोग बताइए सबसे पहले, इस क्लास को क्या आप लोगों ने शेयर किया? इस क्लास को मेरे बच्चे आप लोगों ने शेयर किया या नहीं? तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपके पास जितने भी साधन हैं, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, जहां पर भी आप इस क्लास को शेयर कर सकते हैं, एक बार पूरा दम लगा दीजिए और सब लोग शेयर कीजिए जल्दी से। 30 सेकंड के अंदर प्यारे बच्चों आप लोग इस क्लास को शेयर करेंगे, और जितने भी बच्चे क्लास में जुड़ चुके हैं शेयर करके दो चीज कर देंगे। एक बार क्लास को सब लोग लाइक कर लीजिए, और जहां आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं वहां एक पोल हुआ है, जहां मैंने पूछा है कि बच्चों आज आपका जोश कैसा है, हाउ इज द जोश, हाई है या लो है। एक बार जोश बता दीजिए बच्चों कि आप लोगों को जोश कैसा है, हाई है या लो है। एक प्यारा सा पोल हुआ है जिसमें बच्चों 2600 बच्चे लाइव में हैं, 2600 बच्चे लगभग पोल किए हैं। फटाफट से सब लोग जोश बताओ। चलिए, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अच्छा, मॉर्निंग में क्लास नहीं हुई थी, मॉर्निंग की कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा तो आप हंसते हंसते पागल हो जाओगे। ठीक है ना। मॉर्निंग की कहानी बच्चों, मैं थोड़ा लेट से सोया था। ठीक है, रात बहुत लेट से सोया था, और प्यारे बच्चों मैं जगा 5:30 बजे। कितने बजे? 5:30 बजे जगा। तो मुझे लगा बच्चों कि अभी थोड़ा टाइम है, मैं थोड़ा सो गया। तो फिर 6:42 में मेरा नींद खुला। ठीक है। तो मैंने सोचा भाई एक नोटिफिकेशन डालता हूं। मैंने आप लोगों को एक नोटिफिकेशन डाला था क्लास के लिए, और पता नहीं थोड़ा सा फिर से बच्चों मैंने बोला 7 बजे क्लास लूंगा, तो थोड़ा सा मेरा आंख लग गया, तो मैं उठा 7:25 में। तब तक बच्चों बहुत लेट हो गया था, इसीलिए मैं क्लास नहीं ले पाया सुबह। ठीक है ना। बताओ कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है? बताओ, एक बार हंस दो मेरे बच्चे। कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है? बहुत खतरनाक वाला सीन हो गया मेरे साथ। ठीक है ना, बहुत खतरनाक वाला सीन हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे आंख में आंख सट गया है बच्चों, ऐसा लग रहा था मेरा आंख में आंख सट गया है, पता ही नहीं चल रहा था, आंख ही नहीं खुल रहा था मेरा। ठीक है ना। कभी हुआ है आप लोगों के साथ? सर 9th क्लास में, है ना। कभी हुआ है तो बताओ, कभी हुआ होगा आप लोगों के साथ में भी। चलो भाई चलो जल्दी से बताइए, एग्जाम जो है आप लोगों का, जो मैथ्स का पेपर है वो कैसा रहा बच्चों? ठीक है ना। चलो मेरे बच्चे, मैं क्या पूछ रहा हूं? मैं पूछ रहा हूं कि मैथ्स का पेपर कैसा रहा, है ना। मैथ्स का जो पेपर है आज का वो कैसा रहा। हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग मैथ्स बहुत अच्छे से पढ़े हैं, तो मुझे कभी डर नहीं लगता मैथ्स के पेपर से। मुझे कभी डर नहीं लगता कि मेरे बच्चों का कैसा पेपर जाएगा, अच्छा जाएगा, खराब जाएगा, कभी नहीं सोचता हूँ। बताओ जल्दी से,
अच्छा रहा गुरुजी, है ना? बहुत बढ़िया रहा, मस्त रहा, बढ़िया रहा सर। हाँ, मैथ का पेपर अच्छा गया होगा, मुझे पूर्ण भरोसा है। ठीक है, चलिए तो एक बार सेशन को आप लोग लाइक कर लीजिए। बहुत कम बच्चों ने लाइक किया है, 3200 बच्चे लाइव हैं, लेकिन मात्र बच्चों लगभग 1700-1800 बच्चों ने सेशन लाइक किया है। तो एक बार आप लोग सेशन लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। अगर आप लोग रिवीजन करके आए हैं बच्चों, है ना, रिवीजन करके आए हैं और क्लास को जल्दी शुरू किया जाए तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि सर क्लास को शुरू किया जाए। स्टार्ट करें, बताओ क्लास शुरू करें तो बताइए। सर मेरे यहाँ एग्जाम ही नहीं हुआ, ये कैसे हो जाता है? हाँ, बहुत जगह पता नहीं कौन कौन सा रूल से पेपर होता है ना, कभी कभी एग्जाम ही नहीं होता है भाई। जल्दी से शुरू करते हैं, स्टार्ट करें तो प्यारे प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए सब लोग कि गुरुदेव शुरू कीजिए। चलो भाई, सबसे पहला सवाल आपके सामने है, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी जल्दी खत्म करना है, फिर 8 बजे अपना मैथ का क्लास है। आपको पता होगा कि 8 PM में मेरे बच्चे फिर से ऐप पर मैथ का क्लास रखा गया है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। सभी प्रश्न का उत्तर सही सही देने का प्रयास कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? यानी नेत्र में जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो कैसा बनता है? मेरे बच्चे, मैंने पढ़ाया था आपको कि नेत्र में हमेशा वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है एवं छोटा बनता है। तो सही आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा कि वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। नेत्र में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। अगला सवाल है, एक नेत्र वाले व्यक्ति को सारा संसार कैसा दिखता है? अगर बच्चों एक नेत्र वाला कोई व्यक्ति है तो उसको सारा संसार कैसा दिखेगा? ऑप्शन ए द्विविमीय चपटा हुआ, या त्रिविमीय गोल, या बच्चों ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जब एक नेत्र वाला व्यक्ति होता है ना तो उसको 3D नहीं दिखता है। एक नेत्र वाले को हर वस्तु लगभग 2D दिखता है। कैसा दिखता है? 2D दिखता है। 2D बोले तो, है ना, द्विविमीय कैसे दिखता है? एक नेत्र वाले को बच्चों वस्तु कैसा दिखता है? तो एक नेत्र वाले को द्विविमीय दिखता है और दो नेत्र वाले को त्रिविमीय। अगला है बच्चों, हमारे दो आंख सिर पर स्थित हैं, अतः हमें वस्तु दिखता है। हमारा 2 आंख बच्चों सिर पर स्थित है, अतः हमें वस्तु कैसा दिखता है? बताइएगा। 2 आंख बच्चों सिर पर स्थित है, इसलिए वस्तु हमें कैसा दिखता है? तो मेरे बच्चे, 2 आंख सिर पर स्थित है, इसीलिए वस्तु हमें कैसा दिखता है? हमें वस्तु त्रिविमीय दिखता है। अगला है, नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? याद रखिएगा 2.3 सेंटीमीटर होता है। जब प्रकाश अत्यंत चमकीला हो जाता है तो पुतली बन जाती है। याद रखिएगा कि ज्यादा प्रकाश होने पर पुतली क्या करती है? मैंने सिखाया था आपको कि ज्यादा प्रकाश होने पर पुतली छोटी बन जाती है, अर्थात बच्चों वो सिकुड़ जाती है। ज्यादा प्रकाश होने पर पुतली सिकुड़ जाती है। अगला है, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है। यह दोष क्या कहलाता है? ज्यादा एज होने पर समंजन क्षमता घट जाती है, और इस दोष को हम क्या कहते हैं? इस दोष को बच्चों कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ज्यादा एज होने पर आंख की समंजन क्षमता घट जाती है, और इस दोष को हम क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं जरा दृष्टि दोष। जो अधिक एज में होता है हम इसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? एक बार लिखेंगे थोड़ा जल्दी से कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। बच्चों बताएंगे कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है ना? थोड़ा कमेंट बॉक्स पता नहीं इतना स्लो क्यों होता है, 2-3 दिन से बड़ा परेशान है, 5-6 दिन हो गए लगभग। जबकि कमेंट अगर आप देखेंगे 1 मिनट के अंदर जो कमेंट है बच्चों उसकी संख्या कितनी है ना? लगभग कम से कम बच्चों 1700 कमेंट हो रहा है 1 मिनट के अंदर, और कमेंट इतना स्लो दिखता है। तो ये कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 7 था। ये बच्चों 25 सेंटीमीटर होता है स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। अगला सवाल है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8वां नंबर सवाल है, एक नेत्र वाले व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र होता है। हमने आपको पढ़ाया है कि बच्चों, है ना, जब 2 नेत्र होता है, जब 2 नेत्र वाला व्यक्ति है तो उसका दृष्टि क्षेत्र 180 डिग्री होता है।
एक नेत्र वाले व्यक्ति को, एक नेत्र वाले को मेरे बच्चे मैंने पढ़ाया है कि 150 डिग्री होता है, तो 150 डिग्री होगा। ऑप्शन सी अगला क्वेश्चन है, कॉर्निया के पीछे की संरचना क्या कहलाती है? बच्चों हम देखेंगे कि आंखों का सबसे बाहरी भाग बच्चों कॉर्निया होता है, और जस्ट इसके पीछे जो होता है, कॉर्निया के पीछे क्या होता है? कॉर्निया के पीछे वाले भाग को हम परिताड़िका बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। कॉर्निया के पीछे वाले भाग को हम क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब नेत्र दान किया जाता है तो बच्चों नेत्र दान में क्या दिया जाता है बताना कमेंट बॉक्स में। जब हम नेत्र दान करते हैं तो उसमें क्या दान में देते हैं, है ना? जब हम नेत्र दान करते हैं तो नेत्र दान में क्या देते हैं? तो कॉर्निया मेरे बच्चे, नेत्र दान में कॉर्निया दिया जाता है। आंखों का रंगीन भाग कौन सा है? आंखों का रंगीन भाग क्या होता है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हमारे मानव नेत्र का रंगीन भाग क्या होता है। थोड़ा जल्दी कीजिएगा, खुशबू कुमारी जी, विष्णु कुमार, थोड़ा फटाफट आंसर कीजिएगा, थोड़ा स्पीड आंसर कीजिएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा, है ना? तो बच्चों रंगीन भाग जो होता है वो हमारा आइरिस होता है। क्या होता है? आइरिस होता है, या इसी को हम बोलते हैं परिताड़िका। आइरिस या इसी को बोलते हैं परिताड़िका। बच्चों आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? हमारे आंखों में जो प्रकाश जाता है उसकी मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो बच्चों याद रखिएगा कि हमारे आंख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को जो नियंत्रित करता है वो पुतली करता है बच्चों, है ना? पुतली नियंत्रित करता है, इससे ही होकर प्रकाश अंदर जाता है ना? तो आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को, है ना, प्रकाश की मात्रा को, माफ कीजिएगा बच्चों, पुतली नहीं करता है, परिताड़िका करता है, सॉरी, है ना? वो प्रवेश करता है किससे होकर के? प्रवेश करता है किससे होकर के? प्रवेश करता है पुतली से होकर के। लेकिन प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? याद रखिएगा हमेशा कि प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, नियंत्रित कौन करता है? तो बच्चों हमेशा याद रखिएगा परिताड़िका। कौन करता है? परिताड़िका। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा करके याद रखिएगा कि प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? नियंत्रित कौन करता है? तो बताइए आंसर। आंसर होगा बच्चों परिताड़िका, ठीक है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो परिताड़िका, ऑप्शन ए सही है। तो पहले 10 सवाल में मेरे बच्चे बताओ कितना सही हुआ है आप लोगों का। थोड़ा जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि पहले 10 सवाल में आपका कितना हुआ है। जल्दी से पहले 10 सवाल में कितना सही किया आप लोगों ने? सर 9 क्वेश्चन सही हुआ है, 8 हुआ है, बहुत बढ़िया। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करता है, हम इस क्षमता को क्या कहते हैं? इस क्षमता का नाम बताइए। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करता है, हम इसे समंजन क्षमता कहते हैं। अगला है एक प्रकार ना एक पतली झिल्ली से होकर प्रकाश, एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं? बच्चों इस झिल्ली को क्या कहते हैं? किससे होकर नेत्र में, किससे होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है? तो बच्चों ये किससे होकर प्रवेश करता है बताइए कमेंट बॉक्स में। तो प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है पुतली से होकर के, पुतली से होकर के। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है, या आंख के जिस भाग पर बनता है उसका नाम बताइए। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है उसका नाम बताइए। वस्तु का प्रतिबिंब बच्चों रेटिना पर बनता है, ऑप्शन बी होगा। अगला आंख व्यवहार होता है, आंख व्यवहार होता है या आंख व्यवहार करता है, किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? आपको बताना है कि हमारा जो आंख है बच्चों वो किस लेंस की तरह काम करता है। तो हमारा जो नेत्र होता है, हमारा जो आंख होता है वो उत्तल लेंस की तरह काम करता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? बच्चों मानव नेत्र में एक ऐसा जगह होता है जहां प्रकाश नहीं पहुंचता है। मानव नेत्र में एक ऐसा जगह होता है जहां प्रकाश नहीं पहुंचता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, क्या हम उसे अंध बिंदु कहते हैं, या हम इसे पीत बिंदु कहते हैं, दूर बिंदु कहते हैं, या हम निकट बिंदु कहते हैं? किस नाम से जानते हैं बच्चों बताइए कि मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता है हम उसे क्या कहते हैं? जल्दी से, है ना? सर आज क्वेश्चन गलत हो रहा है, मतलब रिवीजन नहीं हुआ है मेरा। अच्छा कोई बात नहीं, पहले आंसर बताइए क्या बोलते हैं। तो बच्चों जो प्रकाश के लिए सुग्राही नहीं होता है हमारे नेत्र में हम उसे अंध बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं?
हम उसे अंध बिंदु कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है ना। हमारे नेत्र में जो समायोजित किया जाता है यानी फोकस दूरी को बढ़ाया जाता है और घटाया जाता है ना। फोकस दूरी को बढ़ाने और घटाने का काम कौन करता है, जल्दी से बताइएगा कि फोकस दूरी को बढ़ाने और घटाने का काम कौन करता है। तो आप कहेंगे कि नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। किसके द्वारा, तो सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा होती है। सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा होती है। मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है वह भाग कौन सा है, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है वह भाग बच्चों दृष्टिपटल या इसी को हम रेटिना कहते हैं। दृष्टिपटल या रेटिना कहते हैं। सामान्य नेत्र आंख को रेटिना पर बनाने वाला प्रतिबिंब होता है। हमारे आंख में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आप पढ़े होंगे बच्चों, ये कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। वास्तविक और उल्टा होता है। अगला सवाल है, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे कई बार गलती भी कर देते हैं। कितना सेकंड तक रहता है बताइएगा जल्दी, आप लोग थोड़ा जल्दी से बताइएगा कितना सेकंड तक रहता है। तो वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब जो होता है वो 1/10 सेकेंड के लिए होता है। ऑप्शन ए याद रखिएगा हमेशा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है। ये भी आप लोग को कई बार पढ़ा चुके हैं कि नेत्र का रंगीन भाग कौन सा होता है। मेरे बच्चे, नेत्र का रंगीन भाग होता है हमारा परितारिका जो है वो नेत्र का रंगीन भाग होता है। पहले बच्चों कमेंट सही टाइम पर नहीं आता ना, पढ़ाने का मन बच्चों अजीब टाइप का हमको लगता है। ये YouTube पर कुछ ना कुछ बच्चों अपडेट हम मतलब मेल करना पड़ेगा भाई, बताना पड़ेगा कि सर ये गलत चीज है ना। चलिए 19 नंबर का गलत सर 1/16 नहीं बच्चों, 1/16 नहीं होगा, 1/10 होगा, है ना। 1/10 होगा, 1/16 नहीं होगा। ठीक है, तो पहले 20 प्रश्न में आप लोगों ने कितना सही किया, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि 20 प्रश्नों में से आप लोगों का कितना सही हुआ। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्योंकि सामने आप लोग है नहीं कि हम आप लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है, दूर हैं, इसलिए बार बार आप लोगों से कमेंट करवाना पड़ता है, कुछ कुछ बच्चों भिजवाना पड़ता है भाई, ताकि हम समझ पाए कि हाँ भाई एक्टिव हैं। 12 नंबर क्वेश्चन के विषय में आप लोग कहें। देखिए 19 नंबर में कोई डाउट नहीं है कि 1/10 ही होगा, 1/10 होगा। कई जगह पर 1/16 दिया रहता है पर 1/10 ही सही है। 12 नंबर क्वेश्चन एक बार देख लीजिए बच्चों। पूछा है कि प्रकाश की एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में, है ना, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं। इसको देख लीजिए एक बार, थोड़ा मैं भी देख लेता हूं क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसमें मुझे खुद डाउट लग रहा है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन है बच्चों कि प्रकाश क्या है, पतली झिल्ली से प्रवेश करता है ना। इसको मैं एक बार देख लेता हूं। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए बच्चों कॉर्निया से होकर प्रवेश करता है, कॉर्निया से होकर। ठीक है ना। तो यहां पर मिस्टेक है, ठीक है, यहां पर मिस्टेक है, ये वाला मिस्टेक है, कॉर्निया होगा। आंख में प्रवेश करता है कॉर्निया से होकर के। ठीक है ना। पहली बात बच्चों, सबसे पहले कॉर्निया से होकर ही जाता है। ठीक है ना। तो प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है और इस झिल्ली को क्या कहते हैं, हम इसे कॉर्निया कहते हैं। चलिए, तो इसको मिस्टेक था यहां पर। अब बढ़ते हैं 21 नंबर सवाल में कि बच्चों पुतली के साइज को, है ना, क्या लिखा है कि पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है ना। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि पुतली के साइज को नियंत्रित करता है कौन, परितारिका। परितारिका ही है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, बढ़ाता घटाना सब काम परितारिका का होता है। अगला है दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति साफ साफ देख सकता है। जो दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति है वो किसको साफ देख पाएगा, तो प्यारे बच्चों दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर को ही साफ देखता है, तो दूर की वस्तु को साफ देख पाएगा। अगला है जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। जो निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाएगा उसमें कौन सा दोष होगा, हमेशा उल्टा सोचिएगा। ये मत सोचिएगा कि निकट नहीं देख पा रहा है, मेरे बच्चे निकट नहीं देख पा रहा है तो निकट दृष्टि दोष होगा, ऐसा नहीं होता है। निकट नहीं देख पा रहा है तो दूर दृष्टि दोष होगा। अगला है अबिंदुकता नेत्र लेंस, है ना, नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से
दोष का निवारण होता है। अगर किसी को अबिंदुकता हो जाता है तो उसके चश्मे में, अबिंदुकता वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है? हम लोग पढ़े थे कि अबिंदुकता वाले व्यक्ति के चश्मे में जो होता है बेलनाकार लेंस लगा होता है। बी नंबर सही है। अगला है कि दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है। इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? यानी कि न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? हम आप लोग को बताए थे कि न्यूनतम दूरी, न्यूनतम 25 सेंटीमीटर तक वस्तु को बच्चों देख सकते हैं, अधिकतम अनंत तक देख सकते हैं। इसके बीच में जो दूरी होता है हम इसे दृष्टि परास कहते हैं। बच्चों क्या बोलते हैं? दृष्टि परास कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है दृष्टि परिसर। अनंत बिंदु परिसर गलत है, निकट गलत है। तो यहां पर परिसर या परास अगर लिखा होता बच्चों, अगर दृष्टि परास लिखा होता तो वो सही होना था। तो परिसर सही है, ऑप्शन ए। परास का दूसरा है परिसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को, दीर्घ मतलब दूर होता है, दूर दृष्टि दोष को निवारण कर सकते हैं? किस लेंस का प्रयोग करके, किस लेंस का प्रयोग करके दूर दृष्टि दोष का निवारण कर सकते हैं? तो आप सब लोग जानते हैं कि अगर आपको दूर दृष्टि दोष भगाना है, दूर दृष्टि दोष भगाना है, ये इसमें 2 अक्षर होता है बच्चों। अगर इसको भगाना है तो आपको उत्तल लेंस की, है ना, उत्तल लेंस चाहिए। क्या चाहिए? उत्तल लेंस चाहिए, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। उत्तल लेंस आपको चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संयोजित किया जाता है? कौन सा ऐसा दृष्टि दोष है जिसमें आपको दोनों लेंस लगता है, उत्तल और अवतल दोनों लगता है? तो आप लोग पढ़े हैं, अच्छे से बताइए किस दृष्टि दोष में दोनों लग जाता है? तो मेरे बच्चे वो हमारा है जरा दृष्टि दोष, जिसमें दोनों लगता है। अगला क्वेश्चन है, कभी कभी कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? जब किसी व्यक्ति का लेंस बच्चों दुधिया हो जाता है तो हम इसे क्या कहते हैं? आप लोग इस बीमारी को भी पढ़े थे, है ना। जब दुधिया हो जाता है तो हम इसे क्या कहते हैं? तो बच्चों जब किसी व्यक्ति का जो लेंस है वो दुधिया हो जाता है तो हम इसे मोतियाबिंद कहते हैं। क्या बोलते हैं? हम इन्हें मोतियाबिंद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन होता है। फोकस दूरी में किसके द्वारा परिवर्तन होगा? तो लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन बच्चों पक्षमाभि द्वारा होता है, या पक्षमाभि पेशी द्वारा आप कह सकते हैं, पक्षमाभि पेशियों के द्वारा होता है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? आप लोग पढ़े होंगे बच्चों, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया था एप्लीकेशन के अंदर इस टॉपिक को। इस टॉपिक को मैंने कहाँ पढ़ाया है बताओ, है ना। इस टॉपिक को मैंने कहाँ पढ़ाया है? तो बच्चों हम ऐप के अंदर आप लोग को पढ़ाए थे। ऐप के अंदर आप लोग को पढ़ाए थे बच्चों कि किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो याद कीजिएगा, सबसे अधिक बच्चों तरंगदैर्ध्य लाल रंग का होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा लाल रंग का। अगला है, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? विचलन क्या बोला है? विचलन, वो भी न्यूनतम बोला है। तो बच्चों विचलन न्यूनतम होता है। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो मैंने आपको पढ़ाया है कि विचलन में अगर हम बात करें तो बैगनी का सबसे अधिक होता है, बैगनी का सबसे अधिक होता है। तो पूछा है न्यूनतम किसका होता है? विचलन न्यूनतम लाल का ही होता है। अगला, किसी प्रिज्म के 2 पार्श्व पृष्ठों के बीच के कोण को क्या कहते हैं? अगर कोई प्रिज्म है तो उसके 2 पृष्ठ के बीच में जो कोण बनता है उस कोण को क्या कहते हैं? तो मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा, प्रिज्म के 2, है ना, 2 पृष्ठों के बीच के जो कोण होते हैं, है ना, प्रिज्म के 2 पृष्ठों के बीच के जो कोण होते हैं, बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर याद रखिएगा, 2 पृष्ठों के बीच के कोण को मेरे बच्चे प्रिज्म का कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं? हम इसे क्या बोलेंगे? हम इसे क्या बोलेंगे? तो बी नंबर कहेंगे कि किसी प्रिज्म के 2 पृष्ठों के बीच के कोण को, 2 पृष्ठों के बीच के कोण को प्रिज्म का कोण कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो रहा है अगर आप सही चुन रहे हैं तो, ठीक है ना, प्रिज्म का कोण कहते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा क्या है? किस एज तक आप नेत्रदान कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते हैं? बच्चों बताइए। तो मैंने आप लोग को पढ़ाया था भाई कि 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। तो 60 साल बच्चों आयु सीमा है। नेक्स्ट है, मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? अगर आप नेत्रदान कर रहे हैं
तो कितने घंटे के अंदर बच्चों नेत्रदान हो जाना चाहिए? कितने घंटे के अंदर नेत्रदान होने चाहिए बताइए कमेंट बॉक्स में। तो आप लोगों को याद होगा कितने घंटे के अंदर, तो 4 से 6 घंटे के अंदर नेत्रदान हो जाना चाहिए। उससे ज्यादा लेट करेंगे तो फिर नेत्रदान नहीं हो सकता है। अगला है, इनमें से कौन सा व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? कौन सा व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? संक्रमित रोग से पीड़ित, अगर कोई संक्रमित रोग से पीड़ित है तो क्या ये नेत्रदान कर सकता है? ऑप्शन बी, अगर किसी को डायबिटीज है तो वो कर सकता है। ऑप्शन सी, दम्मा का रोगी है तो कर सकता है। या ए और बी दोनों? बताइए बच्चों किस स्थिति में व्यक्ति अपना नेत्रदान कर सकता है ना? किस स्थिति में व्यक्ति अपना नेत्रदान कर सकता है? तो बच्चों याद रखिएगा इसका सही उत्तर जो होने वाला है वो है बच्चों है ना, कौन कौन से व्यक्ति नेत्रदान कर सकते हैं? तो अगर कोई संक्रमित है, अगर किसी को एड्स वगैरह हुआ है बच्चों, अगर कोई संक्रमित है, एड्स वगैरह हुआ है मेरे बच्चे, तो ये तो नहीं कर सकता है। लेकिन अगर कोई डायबिटीज पेशेंट है या दम्मा वाला पेशेंट है तो दोनों नेत्रदान कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों नेत्रदान कर सकते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते हैं? कौन से व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते हैं? तो पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, फर्स्ट में ही एड्स लिखा है। मैंने सिखाया था बच्चों, मैंने बताया था अगर किसी व्यक्ति को एड्स बीमारी हुआ है तो वो नेत्रदान नहीं कर सकता है। अगला सवाल है कि श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। क्या ऐसा चीज है जो वर्ण विक्षेपण उत्पन्न कर देता है? श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न कौन करता है? तो याद रखिएगा बच्चों, जो प्रिज्म होते हैं ये बच्चों वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करते हैं। प्रिज्म जो है ये बच्चों इसका आकार कैसा होता है? तो याद रखिएगा प्रिज्म का आकार जो होता है वो त्रिभुजाकार होता है। कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है। प्रिज्म जो होता है इसमें कितने सतह होते हैं? तो प्रिज्म के अंदर बच्चों कुल 5 सतह होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। अगला है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? किसकी वजह से आकाश का रंग नीला होता है? किस घटना की वजह से आकाश का रंग नीला होता है? तो बच्चों याद रखिएगा कि नीला रंग का क्या परावर्तन की वजह से, क्या अपवर्तन की वजह से, या प्रकीर्णन की वजह से, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से आकाश का रंग नीला होता है? तो आप याद कीजिएगा नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी, प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। अगला सवाल है, प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्ध्य कौन सा है? सबसे छोटा प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्ध्य कौन सा है? बच्चों बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है कि प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्ध्य कौन सा है? ध्यान देंगे, प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्ध्य कौन सा है? प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्ध्य कौन सा है? ऑप्शन देख करके बताइएगा इसमें से सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो बुक में है बच्चों, है ना, प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्ध्य। एक बार बताइए आप लोग कितना होगा? सर 760 गलत है, 100 तो बिल्कुल भी नहीं है, 100 नहीं है बच्चों। प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्ध्य जो है वो बच्चों 380 एनएम है ना, नैनोमीटर, यानी 380 नैनोमीटर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रिज्म का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी आपका सही होगा, प्रिज्म का। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा प्राथमिक वर्ण है, यानी प्राथमिक रंग है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हम लोग विद्युत धारा चैप्टर में भी पढ़ेंगे। प्राथमिक रंग कौन सा है? क्या हम नीला को प्राथमिक रंग कहते हैं, या हरा को, या लाल को? तो लाल, हरा, नीला तीनों प्राथमिक रंग हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा है? सबसे अधिक विचलन किसका होता है बच्चों? सबसे अधिक विचलन किसका होता है? तो मैंने बताया है कि बच्चों सबसे अधिक विचलन बैगनी कलर का होता है। तो पूछा है क्वेश्चन में कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है उस रंग का नाम क्या है? उस रंग का नाम है बैगनी बच्चों, सबसे अधिक विचलित होता है बैगनी कलर।
अगला, कौन सा रंग जिसको खतरे है ना, खतरे के लिए सिग्नल में प्रयोग करते हैं। आप लोग सिग्नल देखे हैं, अगर सिग्नल में कौन सा ऐसा कलर है जिसको खतरे के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो खतरे के रूप में प्रयोग करने वाला जो कलर है वो है बच्चों लाल कलर। लाल कलर का प्रयोग होता है सिग्नल में खतरे के रूप में। लाल तथा नीले वर्ण के प्रकाश से मिलने पर कौन सा कलर बनता है? लाल और नीला को मिला देंगे, लाल और नीला को मिला देंगे तो कौन सा कलर बनेगा बताइए। लाल और नीला को है ना मिलने पर, मेरे बच्चे बताइएगा, क्वेश्चन है लाल और नीला, लाल और नीला अगर आपस में मिल जाए, लाल और नीला आपस में मिल जाए तो क्या होगा? ठीक है ना, लाल और नीला आपस में मिल जाए तो क्या बनेगा? ठीक है, लाल और नीला आपस में मिल जाए तो क्या बनेगा? लाल और नीला, लाल और नीला मिलने से कभी भी बच्चों, लाल और नीला मिलने से कभी लाल नहीं होगा, कभी नीला नहीं होगा। लाल और नीला वर्ण के प्रकाश मिलने पर किस वर्ण के प्रकाश प्राप्त होंगे बच्चों? किस वर्ण का प्रकाश होगा बताइए सही उत्तर बच्चों, किस वर्ण का होगा? सर मैजेंटा कलर होगा, ठीक है ना, मैजेंटा कलर, कुछ लोग कहें पीला कलर, ठीक है ना। तो बच्चों ये टॉपिक तो मैंने नहीं पढ़ाया आप लोगों को कि लाल और नीला मिलने से क्या बनेगा बच्चों, है ना। आई थिंक मैजेंटा होना चाहिए, मैजेंटा होना चाहिए, ऑप्शन ए सही है। अगला, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? जो इंद्रधनुष बनता है क्या उसे किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया जाता है या प्रकृति के द्वारा? ऑप्शन है प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है या कृत्रिम स्पेक्ट्रम है या दोनों प्रकार का स्पेक्ट्रम है या सभी सत्य कथन है। तो बच्चों बताइएगा, जब इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है, तो इंद्रधनुष जो है वो एक प्राकृतिक है बच्चों, प्राकृतिक है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, प्रिज्म द्वारा इन रंगों के विभाजन को क्या कहते हैं? जब प्रिज्म इन सभी रंगों को अलग अलग कर देता है, इन सभी रंगों को जब प्रिज्म अलग अलग कर देता है तो इस विभाजन को क्या कहते हैं? हमने कहा कि सूर्य के श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, प्रिज्म के द्वारा इन रंगों के विभाजन को क्या कहते हैं? तो इस रंगों के विभाजन को वर्ण विक्षेपण कहते हैं, विक्षेपण बच्चों, विक्षेपण कहा जाता है। बी नंबर ऑप्शन सही होगा, हम इसे विक्षेपण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तो बच्चों तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो मैंने बताया था कि तारों का टिमटिमाना जो होता है वो वायुमंडलीय अपवर्तन बच्चों, है ना। क्या लिखा है? प्रकाश का अपवर्तन, चलो सही है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण गलत है, प्रकाश का परावर्तन गलत है, प्रकाश का प्रकीर्णन गलत है। बच्चों प्रकाश का अपवर्तन सही है, लेकिन होना चाहिए प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या होना चाहिए? वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देता है ना? किस घटना की वजह से? ऑप्शन ए है परावर्तन की वजह से, जो बिल्कुल गलत है, वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से या प्रकीर्णन की वजह से। वायुमंडलीय अपवर्तन एवं प्रकीर्णन दोनों की वजह से। तो बच्चों बताइएगा बिल्कुल वायुमंडलीय अपवर्तन तो होगा ही और प्रकीर्णन भी होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है, क्योंकि बच्चों जब प्रकीर्णन होता है यहाँ पर, ठीक है, तो दोनों ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन एवं प्रकीर्णन दोनों की वजह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? जस्ट अभी थोड़ा देर पहले ये क्वेश्चन पढ़े थे, है ना, कि कितने समय का अंतर होता है। तो वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच में कितने समय का अंतर होता है? तो मात्र 2 मिनट का अंतर होता है बच्चों, मात्र 2 मिनट का अंतर होता है, ठीक है ना। एक बार सब लोग सेशन को लाइक कर दीजिए मेरे बच्चे, जितने भी विद्यार्थी जी हैं, है ना, सभी लोग एक बार सब लोग सेशन को लाइक कीजिए फटाफट से। और 50वां क्वेश्चन आपके सामने है, उदय और अस्त होते समय सूर्य कैसा दिखाई पड़ता है? जब सूर्य उगने वाला होता है या सूर्य डूबने वाला होता है तो उस समय सूर्य कैसा दिखता है आपको बताना है। तो उस समय सूर्य क्या दिखता है? उस समय सूर्य बच्चों लाल दिखता है ना। सूर्य क्या होता है? ज्यादा बच्चों रक्त ताप प्रतीत होता है, रक्त के
ऐसा लाल दिखाई पड़ता है, रक्त के ऐसा लाल दिखाई पड़ता है। मेरे बच्चे 50 क्वेश्चन टोटल हो गए। एक बार बताइए सभी लोग कमेंट बॉक्स में 50 में कितना सही किया आपने। अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा बच्चों, मुझे लगता है ना, लगभग 55 क्वेश्चन थे आपके लिए। हाँ, लगभग बच्चों 54 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन और बचा है। जल्दी जल्दी से आप लोग बताइएगा। सर सब्जेक्टिव भी है? नहीं, सब्जेक्टिव तो इस बार जब पढ़ाए थे ऐप में तो हम क्वेश्चन आंसर के रूप में पढ़ाए थे, बोलो हाँ या ना। क्या हम सबको क्वेश्चन और आंसर लिख करके पढ़ाए थे? सब्जेक्टिव बच्चों बताइए, क्या क्वेश्चन आंसर साथ में ही लिख दिए थे? हाँ या ना बताइएगा। जो लोग बच्चे ऐप पर पढ़े हैं उनको पता होगा, है ना, तारे कैसे टिमटिमाते हैं, सूर्योदय सूर्यास्त के समय रक्तताप क्यों प्रतीत होता है, सब क्वेश्चन आंसर के रूप में ही लिखे थे, यस और नो? तो सब हम बच्चों क्वेश्चन आंसर के रूप में ही पढ़ाए हैं, तो इसलिए सब्जेक्टिव की कोई जरूरत यहाँ पर नहीं है, फिलहाल नहीं है। ठीक है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है बच्चों? तो मैंने पढ़ाया है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? तो आकाश काला दिखाई पड़ता है। अगला सवाल है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को दर्शाता है? टिंडल प्रभाव प्रकाश की किस परिघटना को दर्शाता है? तो टिंडल प्रभाव जो होता है प्रकाश के परावर्तन को बिल्कुल गलत है, प्रकाश के अपवर्तन को बिल्कुल गलत है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को बिल्कुल गलत है। टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित है बच्चों, मैंने पहले बताया था कि प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चे, तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो तरंग दैर्ध्य होता है उसको सामान्यतः कैसे व्यक्त करते हैं? तो हमने पढ़ाया था बच्चों कि तरंग दैर्ध्य को हमने बताया था कि एंगस्ट्रॉम में, किसमें बच्चों? तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम में व्यक्त करते हैं, एंगस्ट्रॉम में। ऑप्शन नंबर 1 एंगस्ट्रॉम बराबर, मैंने बताया था कि 1 एंगस्ट्रॉम, है ना, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10, -10, याद है आपको? -10 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट है, किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा होता है? सबसे अधिक बोलिए, बड़ा बोलिए, है ना, किसका तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा होता है? तो लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा होता है। तो बच्चों हमारा 54 का सही आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए आज यही हमारा क्वेश्चन था जिसमें हम लोगों को लगभग 54 क्वेश्चन लगाने थे। आप लोगों को क्लास हम उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा रहा होगा। तो आप लोग 2 चीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, एक तो स्कोर बच्चों कि आज आप लोगों का स्कोर कितना हुआ और क्लास कैसा लगा, है ना, क्लास कैसा लगा, ठीक है ना। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग बायो में शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3। तो बायो में चैप्टर नंबर 3 होगा शुरू, जो 2 दिन में खत्म हो जाएगा। बायो का चैप्टर 3 शुरू होगा जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है बच्चों हमारा परिवहन, है ना। तो परिवहन शुरू करेंगे जो 2 दिन में ही समाप्त हो जाएगा। तो बच्चों कल कौन सा चैप्टर होने वाला है एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए सब लोग। तो कल बच्चों नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है परिवहन, जिसको हम लोग 2 दिन में ही खत्म कर लेंगे। चलिए उसके बाद फिर फिजिक्स में हम लोग, है ना, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे, 2 दिन में खत्म कर लेंगे। उसके बाद शुरू करेंगे बच्चों विद्युत, है ना। उसके बाद करेंगे क्या हम लोग? उसके बाद करेंगे क्या? उसके बाद होगा हमारा धातु और अधातु, है ना, धातु और अधातु शुरू करेंगे, धातु और अधातु शुरू करेंगे बच्चों, ठीक है ना। और इस चैप्टर खत्म होने के बाद तब तो समझो कि मजा आ जाएगा, है ना। तो मिलते हैं, अभी कितने बजे क्लास है? 8 बजे क्लास है, ऐप के अंदर 8 बजे क्लास है। तो सब लोग मिलिएगा ऐप के अंदर, अभी सब लोग जुड़िएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बच्चों। सर इस बार बिहार का नंबर 1 बच्चा को क्या गिफ्ट दीजिएगा? पहले आप लोग पढ़ाई कीजिए लास्ट में देंगे, लास्ट में गिफ्ट देंगे, काहे टेंशन ले रहे हैं, ठीक है ना। चलिए हाँ, केमिस्ट्री में पहले 2 दिन इसको खत्म करके फिर केमिस्ट्री में स्टार्ट करेंगे धातु और अधातु। चलो बाय बच्चों। क्या बोल रहे?